नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर इंदु केवी, केरल विश्वविद्यालय के दूर शिक्षा संस्थान की प्राध्यापिका आज आप लोगों के सामने एमए पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले मॉडर्न पोएट्री सिंस प्रयोगवाद के अंतर्गत आने वाली एक छोटी सी कविता कल्कि बाजरे की जो अत्नी की है, इसके बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। तो यही सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अत्नी। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर में हुआ था। वे कवि थे, कथाकार, ललित निबंधकार, संपादक और सफल अध्यापक भी थे। अनेक पत्र पत्रिकाएं से भी वे जुड़े रहे। आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी का और कितनी नावों में कितनी बार पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जो 1978 में मिला था। यह उनके प्रमुख पुस्तकें प्रयोगवाद के जन्मदाता माने जाते हैं उन्हें। वो अपने आप में एक सफल अकादमी थे। उनकी स्कूलिंग से कई कवि अपने को साबित कर पाए। जैसे उन्होंने तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, 14 सप्तक, इस प्रकार 4 सप्तकों का 7-7 कवियों को लेकर 4 सप्तकों का प्रकाशन किया। जिसके अंतर्गत जो भी कवि आए वो अपने आप को प्रतिष्ठित कर पाए। तो प्रयोगवाद के नाम पर उन्होंने पुरानी कविता की भाषा शैली, वस्तु, शिल्प और काव्य विन्यास आदि लगभग सभी स्तरों पर नएपन का समर्थन किया। तो सबसे पहला काम जो प्रयोगवाद में हुआ वह था परंपरागत उपमानों से विद्रोह और उनके स्थान पर नवीन नवीन उपमानों का आग्रह। तो इसी आग्रह के साथ उन्होंने कल्कि बाजरे की नामक कविता का लेखन किया, जो हरी घास पर शंकर काव्य संकलन के अंतर्गत आती है। यह कल्कि बाजरे की हरी बिजली घास डोलती कल्कि चरहरे बाजरे की। तो कवि इस कविता में पुराने उपमानों को छोड़कर अपनी प्रियतमा को नए नए उपमानों के साथ संबोधन करना चाहता है। तो हरी बिजली घास कहते हैं वो, और बाजरे की जो डोल रही है कलगी, बाजरे की कलगी जो चरहरे है, चरहरे माने पतला फुर्तीला, ऐसा कलगी है, कलगी माने बाली कतरे। तो कलगी डोल रही है। तो इस कलगी से, बाजरे की कलगी से अपनी प्रियतमा का संबोधन करना चाहते हैं। आगे कवि कहते हैं, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार न्याही हुई, या ठटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या सोना है, या कि मेरा प्यार मैला है। तो कवि इसमें बताना चाहता है कि अगर मैं तुमको अपने प्रियतमा से बताती है कि मैं तुमको ललाती, वो लाल लाल रंग के संध्या के नभ की, आकाश की अकेली तारिका, एकमात्र तारिका अब तुझे मैं अगर नहीं कहता, या शरद के भोर की, शरद माह के सवेरे की, प्रभात की, निहार से नहाई हुई से नहाई, वो निहार से नहाई गई हुई से, हुई माने आंबल, हुई से, या ठटकी कली चंबे की, ठटकी माने नए नए, चंबे के नई कली से तुम्हारी उपमा नहीं किया तो, आदि के साथ, इन सभी के साथ, यानी संध्या के लाल लाल रंग के संध्या के नभ की, आकाश के अकेली तारिका, या शरद काल के भोर की निहार से नहाई गई हुई, या ठटकी कली चंबे के नए नए कलियों से तुम्हारी उपमा नहीं किया तो, यह इसका कारण यह नहीं कि मेरा हृदय उथला या कि सोना है। तो इसका कारण इन सभी से मैं तेरी उपमा नहीं किया तो इसका कारण यह नहीं है कि मेरा हृदय उथला है या सूना है। सूना माने शून्य, दुखित है या शून्य है, ये अर्थ नहीं है, या कि मेरा प्यार मैला है। और इसका अर्थ यह भी नहीं है कि मेरा प्यार मैला है यानी गंदा है, ऐसा अर्थ भी नहीं है। तो आगे कवि कहते हैं, बल्कि केवल यही, तो इसका अर्थ यह है कि ये उपमान मैले हो गए हैं, ये सब उपमान बहुत मैले हो गए हैं, गंदे हो गए हैं, बासी हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ। तो कवि आगे कहते हैं देवता, तो इसका बार बार प्रयोग करने से इन प्रतीकों को समाप्त, इसके वो सौंदर्य है ये समाप्त हो गए हैं।
तो ये अब समाप्त है, इसका सौंदर्य समाप्त है। तो इसका उदाहरण स्वरूप कवि कवि कहते हैं, कभी बासन अधिक खिसने से मुलम्मा छूट जाता है। तो बासन माने बर्तन है, बर्तन। तो पात्र बर्तन को भी हम ज्यादा से ज्यादा खिसने से उनके ऊपरी भाग में जो रसायन लेपन लगाया जाता है वो तो छूट जाता है ना, वो ऊपरी परत उसे मुलम्मा कहते हैं। तो यह छूट जाता है, हम बार बार इसे मांजने से इसका मुलम्मा छूट जाता है। तो आगे कवि कहते हैं, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी तुम्हारे रूप के, तुम हो निकट हो इसी जादू के, निजी किसी सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ। तो आगे कवि कहते हैं, अगर मैं इस प्रकार की उपमा नहीं किया तो क्या तुम अपने को पहचान नहीं पाओगे। तुम जितने भी सुंदर हो, तुम मेरे निकट के हो और इसी मेरे हृदय में हो, इसी जादू के कारण मैं तेरे रूप पर रूप पर यानी प्रेयसी के रूप कवि पर सवार गया है। तो इसी जादू के कारण सहजता के साथ एक गहरे बोध से, किस प्यार से मैं ये सब कह रहा हूँ, ये तुम जरूर पहचान पाओगे ना। तो आगे कवि कहते हैं, अगर मैं ये कहूँ, बिछली खास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी चरहरे बाजरे की। तो आगे कवि अपने प्रियतमा से पूछती है, अगर मैं कहूँ कि तुम बिचली घास हो, तुम बिछाई गए, वो दूर दूर तक बिछाए है सुंदर घास हो, या हवा में लहलहाने वाले बाजरे के वो चरहरे, वो फुर्तीले कलगी बाली हो। तो अगर मैं ऐसा कहूँ क्या तुम समझ नहीं पाओगे। तो आगे कवि कहते हैं, आज हम शहरार्थियों को पालतू मालंज पर सवरी जूही के फूल से, सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिचली घास है। तो इसका कारण बताते हुए कवि क्यों अपने प्रियतमा को, अपनी प्रेमिका को बिचली घास कहते हैं, इसका कारण बताते हुए कवि कहता है, आज हम शहरातियों को, तो हम शहराती माने शहर वाले, आज हम जैसे शहर वालों को पालतू मालंज पर सवरी जूही के फूल से, पालतू माने पालने वाले, मालंज एक बंगाली शब्द है जिसका अर्थ है गृहवाटिका। तो गृहवाटिका में हम कृत्रिम रूप से वो पालन करते हैं। गृहवाटिकाएं वो बहुत कम होते हैं, शहर वालों के घर के आसपास बहुत ही कम स्थान होते हैं। तो इसी के अंतर्गत वो छोटे छोटे गृहवाटिकाओं का पालन करते हैं। तो इसमें सवरी जूही के फूल से, उन शहरार्थियों को इस जूही के फूल से ज्यादा सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिचली घास है। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि शहरार्थियों का स्वप्न है, उनके वो उन्हें इसका सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, सृष्टि के औदार्य का, तो इन सभी का जो प्रतीक उनके मन में है वह तो बिचली घास ही है। वो दूर दूर फैले हुए बिचली गई घास ही है, क्योंकि उनके सामने उतने स्थान नहीं है देखने के लिए। तो इस सृष्टि के विस्तार को दिखाने के लिए उनके पास, उन्हें अपने पालतू मालंज पर सवारी जूही से ज्यादा पसंद इस सृष्टि के विस्तार से विस्तार के प्रतीक के रूप में उनके पास ये बिचली घास है। यह शरद की सांझ के सोने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की, या शरद की सांझ के, वो शरद माह के संध्या के सोने गगन की, शून्य गगन के वो पीठिका, पीठिका माने वो बैकग्राउंड कहते हैं इसको, उस पीठिका पर डोलने वाली ये बाजरे की अकेली कलगी उनको सबसे प्यारा लगता है। तो इन कृत्रिम वस्तुओं से ज्यादा वो सहज है। तो एक कलगी बाजरे की सहजता का प्रतीक भी है, जो कृत्रिम ढंग से बनाया नहीं है। तो इसी रूप में कवि इसका वर्णन करते हैं।
और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ। तो वो प्रियतमा से कहता है कवि, सचमुच मेरे प्रियतमा, मेरे प्रेमिका, इन्हें जब जब देखता हूँ मैं, जब जब इस कलगी बाजरे की कलगी को, यानी इसके बाली को देखता हूँ, ये खुली वीरान संस्कृति का खना हो सिमट आता है। तो ये खुली वीरान माने निशब्द संस्कृति का, शून्य शून्य भी कह सकते हैं, सृष्टि का, ये शून्य सृष्टि का शून्यता खना होकर मैं उसमें सिमट जाता हूँ, या मेरे अंदर ये सारी सृष्टि एक सिमट होकर, खना होकर मेरे अंदर छिप जाता है। तो एक अर्थ यह लगाया जा सकता है कि प्रकृति के प्रति आदमी का बहुत अधिक प्रेम है, तो प्रकृति को वो परखने का, प्रकृति को पहचानने का कार्य करता है, और इसके साथ प्रकृति उनमें खना होकर उनके अंदर सिमट आता है, और मैं एकांत होता हूँ। और आगे अपनी प्रियतमा से कहती है, मैं एकांत होता हूँ, मैं एकमात्र हो रहा हूँ, और इस एकांत को मैं, मेरी एकांतता को और मुझको स्वयं को मैं तुझ पर समर्पित करता हूँ। तो आगे कवि कहता है, शब्द जादू है, यानी सब लोग प्रशंसा सुनते हैं, प्रशंसा को पसंद करते हैं, तो इस प्रशंसा में एक प्रकार की जादू है। तो सभी लोग अपने को बहुत बड़े 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 उपमा के साथ सुनना चाहते हैं। तो प्रियतमा से कवि कहते हैं, मैं जानता हूँ कि शब्दों में एक जादू है, लेकिन मगर क्या समर्पण कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपने अपने को पूर्णतः तुम्हें समर्पित किया है, ये समर्पण क्या कुछ नहीं है, यही कवि पूछना चाहता है। तो इसमें कवि बड़े बड़े उपमा को जो बार बार प्रयोग करने से, अनेक बार प्रयोग करने से जिसके मुलम्मा छूट गया है, यानी जो प्रथा ने प्रमुख नहीं रहा है, बार बार प्रयोग करने से इसकी जो सुंदरता नष्ट हो गया है, जो सौंदर्य नष्ट हो गया है, तो इनको छोड़कर, और इसमें जो वो बार बार प्रयोग करने से भी, और जो कृत्रिम लगते हैं कवि को, और इसलिए वो अकृत्रिम, वो सहज हरी घास के साथ और बाजरे की कलगी के साथ अपनी प्रियतमा का संबोधन करना चाहते हैं, यानी उपमा करना चाहता है। तो पुराने इन उपमानों को, जैसे गुलाब, जूही, कमल, इन उपमानों को छोड़कर, चंपा, इन सबको छोड़कर एक सुंदर सहज एक उपमान से अपने प्रियतमा को संबोधन करना चाहता है इसमें कवि। ते हैं कविता। धन्यवाद।